Now we have a next heading, that is Ohm's law. Based on that, we have three questions 10, 11 and 12. शॉर्ट में ओम्स लॉ में आपको ब्रीफ कर दूं, क्या होता है इसमें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मटेरियल एंड लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये सारी चीज़ें अगर चेंज नहीं हो रही हैं तो जो V होता है वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, या यू कैन से V अपॉन I, ये कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है, इन पे डिपेंड करता है, दैट इज़ टेम्परेचर, मटेरियल, लेंथ एंड एरिया। इसके बाद आपको जो अगली बात समझनी होती है कि अगर इस स्टोरी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ग्राफ V और I के बीच का हो तो वो ऐसा आता है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो V अपॉन I यानी कि R के बराबर होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि अगर ग्राफ I और V के बीच का हो जाएगा तो ये जो स्लोप है ये R नहीं 1/R के बराबर होगा, और इसे हम लोग G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नाम होता है इसका कंडक्टेंस। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट आएगा आगे, वो टू मच है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन अ रजिस्टर मेड ऑफ अलॉय मैग्नीनियम। मैग्नीनियम अंडरलाइन कर लीजिए, तुक्का मारने के काम आ सकता है। ज़्यादातर सिचुएशन में जो बेस्ट फिट होता है मटेरियल फॉर मेकिंग रेजिस्टेंसेस वो यही है, अलॉय होता है, मैग्नीनियम होता है। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन पे अगर आएँ तो इसमें ये और ये दोनों चीज़ें विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करी गई हैं, और कोई अगर कंक्लूजन यहाँ पर बन रहा है इन रीडिंग्स की बेसिस पर तो वो बताना है। यहाँ पर करंट मेज़र किया गया है, वोल्टेज मेज़र किया गया है, और R इक्वल टू V अपॉन I, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, उसे मेज़र नहीं किया गया है, निकाला गया है। इसमें 3.94 जैसे है 0.2 डिवाइड करके, तो ये इतना आया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट रीडिंग V और I मेज़र किया, फिर डिवाइड किया तो ये आया, फिर ये और ये मेज़र किया, डिवाइड किया, ये आया। ऐसे करते गए सारी रीडिंग आपके पास है। इन रीडिंग्स को एक बार आप देख लो, जो आपको हिट कर रहा है, जो आपको क्लिक कर रहा है, वही इसका आंसर है कि जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 19 शुरुआत में कॉमन है, बाद में डेसिमल के बाद 0.7 है, कहीं 0.6 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो वी कैन से दैट V अपॉन I यहाँ पे कांस्टेंट है, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, या यू कैन से रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। दिस शोज कि यहाँ पर ये जो मैग्नीनियम है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब आप इसे रीड कर सकते हैं। ऑन कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंसेस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, नोट दैट रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीनियम इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वेशन। ये क्या शो कर रहा है कि मैग्नीनियम ओबे कर रहा है ओम्स लॉ। आगे वाली बात इन ऑब्जर्वेशन से क्लियर नहीं है, एडिशनल है, आपको एज अ फैक्ट यहाँ पर समझ इसे याद करना पड़ जाएगा कि टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है मैग्नीनियम का रेजिस्टेंस। यही कारण है कि रेजिस्टेंसेस को बनाने के लिए मैग्नीनियम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बल्ब वगैरह जो बहुत सारे और हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनमें जब करंट पास होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस या V अपॉन I जो रेशियो है ये बिगड़ ना जाए, ये एक चिंता का विषय रहता है। इसलिए मैग्नीनियम यूज़ कर लेना सेफ हो जाता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। ये क्वेश्चन हो गया, NCERT का प्रॉब्लम था, वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिला। आगे देखिए, कह रहे हैं क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है।
फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मटेरियल को 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो कंडक्टर है, दूसरा सेमी कंडक्टर है, तीसरा इंसुलेटर है। इंसुलेटर को कट कर दीजिए, इसमें कोई करंट नहीं पास होता है। सेमी कंडक्टर और कंडक्टर दोनों ही करंट को अलाउ करते हैं। तो यहाँ कंडक्टर के केस में ओम्स लॉ मोस्टली वैलिड रहता है, लेकिन सेमी कंडक्टर में स्पेशली अगर हम उसी चैप्टर में बात करें जिसमें इसको पढ़ना है, अभी ना ज़्यादा बात करें, तो ये कहा जा सकता है कि सिलिकॉन जर्मेनियम ये मोस्ट पॉपुलर सेमी कंडक्टर है। यहाँ पे वी और आई के बीच का जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, ओम्स लॉ वैलिड नहीं है मोस्टली यू कैन से इन सेमी कंडक्टर। अब आप इसे रीड कर सकते हैं। कह रहे हैं नो, ओम्स लॉ यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, वी आई ग्राफ लीनियर नहीं है, ओनली फॉर दोज कंडक्टिंग मटेरियल इट फॉल्स फॉर दोज कंडक्टिंग मटेरियल फॉर विच ओम्स लॉ वी आई ग्राफ इज नॉन लीनियर। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे आपने किसी मटेरियल के लिए ग्राफ बनाया और वो ग्राफ ऐसा आया, तो आप बोलोगे कि ये मटेरियल ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आपने किसी मटेरियल के लिए वी आई ग्राफ बनाया, वो ऐसा आया, तो आप बोलोगे ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। मैनी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, उसमें जो ग्राफ होता है वी और आई का ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ओम्स लॉ यूनिवर्सली वैलिड नहीं है फॉर ऑल कंडक्टिंग मटेरियल्स। आगे भी आप रीड कर लें। इट डज नॉट अप्लाई टू सेमी कंडक्टर डायोड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वैक्यूम ट्यूब। सारा कुछ सिलेबस में आपके है नहीं, इसलिए आप यहाँ पर कुछ ही चीज़ें याद कर लें, जैसे कि सेमी कंडक्टर डायोड ये आपके सिलेबस में है, तो आप कहेंगे या कोई पूछता है एक एग्जाम्पल बताओ जहाँ पे जो वेरिएशन है वी और आई का वो नॉन लीनियर है या ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, तो आपको इमीडिएटली रट लेना है, बोल देना है क्या, सेमी कंडक्टर डायोड। इसको आप पीएन जंक्शन डायोड भी कहेंगे। इसके लिए सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर है, उस चैप्टर में डिटेल में बात करी जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लासरूम में डिस्कस किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कह रहे हैं हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें हाइड्रोजन आयन है और कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में इतना हाइड्रोजन आयन 10 की पावर 18 क्रॉस हो रहा है, और वहाँ इलेक्ट्रॉन भी है, वो 2.7 इंटू 10 की पावर 18 है, वो भी क्रॉस हो रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करना है कि बताना है करंट कितनी होगी। क्लासरूम में जो क्वेश्चन हमने कराया था उसमें ऐसा बताया था कि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट है, उतना ही नेगेटिव चार्ज मान लो 2 कूलम का, मान लो 2 कूलम का, ये प्लस है ये माइनस है, क्रॉस कर रहा है। इट लुक लाइक कि यहाँ तो 0 हो जाएगा, +2 -2 दोनों जुड़ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये गलत ऑब्जर्वेशन है। चार्ज आई एग्री टोटल अगर कर दें तो 0 हो जाएगा, +2 -2 मिला दें, बट यहाँ पे करंट 0 नहीं होगा। करंट की डायरेक्शन को लेकर के आपको अलर्ट रहना होगा। करंट की डायरेक्शन नॉट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से करंट उधर ही होगी जिधर चार्ज फ्लो कर रहा है, बट इन केस ऑफ नेगेटिव ये अपोजिट होगा। तो देखिए जी, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ये तो इधर ही करंट का डायरेक्शन बना लो, लेकिन यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी उधर नहीं होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पे अपोजिट कर लिया मैंने, ये करंट का डायरेक्शन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नाउ ऑब्जर्व करिए दीज एरो नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन सेम डायरेक्शन। सो करंट जुड़ जाएगी, 0 नहीं आएगा। इसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे, जोड़ देंगे। बेसिक कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। अब आप इसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करें। इस क्वेश्चन में डायग्राम की बात करें तो ऐसा है कि ये
क्रॉस सेक्शन कोई है, उससे आपका इतना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, निकल करके आया है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन आयन पे चार्ज की अगर बात करें तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन में मात्र एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन उसमें तो चार्ज ही नहीं होता है। और ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। इट लुक लाइक कि यहाँ पर टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन टोटल करंट जीरो नहीं होगा। प्रोटॉन की वजह से जो करंट होगी वो इधर होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इधर नहीं होगी, इसके अपोजिट होगी। अब करंट का फॉर्मूला लगा करके करंट की वैल्यू निकाल करके आप जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों एरो सेम डायरेक्शन पे हैं तो आंसर आ जाएगा। करंट का जो फॉर्मूला होता है वो Q/T होता है। Q की जगह आप NE ले सकते हैं, यहाँ पे NE/T हो जाएगा, यहाँ पे भी NE/T हो जाएगा। T 1 लेना है पर सेकेंड, देख लीजिए एवरीवेयर रिटन पर सेकेंड, तो यहाँ पर T इग्नोर करिए, NE हो जाएगा, यहाँ पे NE हो जाएगा। और N की वैल्यू यहाँ पे 10 की पावर 18 हो जाएगा, और 1.0 मैंने लिखा हूँ, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे N का वैल्यू 2.7 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। जो ये आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। यही काम यहाँ पे देखिए किया गया है। फाइनली 0.592 आंसर आ गया है। ये करंट की वैल्यू है। ये जो फ्लो हुआ है, कोई डिस्चार्ज ट्यूब बना लेते हैं, मोटा मोटा, एग्जैक्ट बनाने की नीड नहीं है। कब हुआ ये फ्लो? अपने आप नहीं ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो करने लग गए। ये तब हुआ जब आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 270 वोल्ट नहीं 230 वोल्ट अप्लाई किया, 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट ये वोल्टेज का वैल्यू है, V = 230, और I आपने अभी निकाला 0.592। इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है R, ये आ जाएगा V/I, दिस बाय दैट, सॉल्व कर लेंगे 388 आ जाएगा। यही आंसर है। बस 3 ही क्वेश्चन थे। अगली हेडिंग को अगले सेशन में करेंगे।